गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियस किसी भी एटम के कोर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तथा उस एटम का कुल मास कंसंट्रेट होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियस में उपस्थित इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योगफल को परमाणु भार या एटॉमिक मास कहा जाता है। जनरली एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, इसलिए A इक्वल टू Z+N, जहाँ पर Z प्रोटॉन की संख्या है तथा N न्यूट्रॉन की संख्या है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तथा यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस प्रोटॉन पे चार्ज का वैल्यू प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है तथा एक प्रोटॉन का मास लगभग 1.67428 × 10⁻⁻27 kg होता है। इस प्रोटॉन का स्पिन अर्थात इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम हाफ होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस एटम का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या कहलाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात यह चार्जलेस है। इस न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। इन्होंने बेरिलियम के एटम पर, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 तथा एटॉमिक मास 9 होता है, उस बेरिलियम के एटम पर हीलियम एटम्स या बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया। इस बम्बार्डमेंट के कारण वह बेरिलियम जो है वह टूट करके कार्बन 12 तथा एक फ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज किया। इस न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए जेम्स चैडविक ने इसे न्यूट्रल अर्थात न्यूट्रॉन कहा। इस न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग में होता है और इसका भी मास लगभग 1.6748 × 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही अधिक होता है, जबकि आयोनाइजिंग पावर बहुत ही कम हो रहा होता है। सामान्य रूप से न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में उपस्थित हैं वो स्टेबल अर्थात अस्थायी होते हैं, जबकि वो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर हैं, फ्री हैं, जिन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन सामान्य रूप से अनस्टेबल होता है और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूटता है, डिके करता है और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूट करके एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल्स या एंटी न्यूट्रॉन्स देता है। न्यूट्रॉन का जो हाफ लाइफ पीरियड है अर्थात टूटने का जो दर है वह 12 मिनट है, अर्थात हर 12 मिनट में एक न्यूट्रॉन जो है वह टूट जाता है, वह हाफ हो जाता है टूट करके। इस न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत ही अधिक होता है, लगभग 2200 मीटर पर सेकेंड, और इस न्यूट्रॉन की एनर्जी लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस हाई स्पीड न्यूट्रॉन को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है मॉडरेटर। बेसिक तौर पे देखते हैं हम लोग हैवी वाटर D2O मॉडरेटर है, पैराफिन मॉडरेटर है, वैक्स मॉडरेटर है। ये सब जो है वह न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि यह फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जब मॉडरेटर के साथ टकराता है तब न्यूट्रॉन्स का एनर्जी लेवल घटता है और वह घट करके मॉडरेटर के एनर्जी लेवल के बराबर में हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन का स्पीड घट जा रहा होता है या उसका स्पीड जो है वह कंट्रोल कर चुका होता है। हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो मॉडरेटर से कोलाइड्स करते हैं, जिसके कारण उनका थर्मल एनर्जी काफ़ी अधिक हो जा रहा होता है, उस न्यूट्रॉन को हम लोग
थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। इस न्यूट्रॉन का स्पिन अर्थात इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ½ h/2π होता है। आइसोटोप्स हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्स के वैसे ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उस तरह के एलिमेंट्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप या समस्थानिक। अच्छा, समस्थानिक नाम से एक और बात पता चलता है हम लोग को कि पीरियोडिक टेबल में ये आइसोटोप्स जो हैं उनका पोजीशन सेम होता है। चूँकि एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए उनका पोजीशन भी सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होने के कारण इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह चेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इन तीनों ही स्थिति में देखते हैं कि सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है तथा ट्रिटियम का एटॉमिक मास जो है वह 3 है। अर्थात इस तीनों ही स्थिति में एटॉमिक मास जो है वह तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब में एटॉमिक नंबर सेम है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगा, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाएगी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह प्रोटॉन की संख्या को अगर घटा दिया जाए उसके एटॉमिक मास से तो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर वैल्यू निकल जा रहा होता है। इसका मतलब कि आइसोटॉप के केस में न्यूट्रॉन्स जो है वह डिफरेंट होंगे। उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स, निकल के आइसोटॉप्स, जिंक के आइसोटॉप्स। ये स्थितियां में एटॉमिक नंबर जो है वह सेम हैं लेकिन इनके जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सबके एटॉमिक मास जो है वह अलग अलग हैं। आइसोबार समभारिक अर्थात एलिमेंट्स के वैसे ग्रुप्स जिसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है, उस प्रकार के ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे आइसोबार्स अर्थात समभारिक। नाम से पता चलता है जिनका भार सम अर्थात समान अर्थात बराबर हो, भार अर्थात द्रव, उनके एटॉमिक मास जो है वह सब में सेम होते हैं। इसका मतलब कि जितने भी आइसोबार्स हैं उनके चूँकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए उनमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अर्थात एटॉमिक मास जो है वह सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ट्रिटियम और हीलियम, 1H3 ट्रिटियम तथा 2He3 हीलियम। इस दोनों ही एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट 1 और 2 है लेकिन एटॉमिक मास जो है वह सेम है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं लिथियम और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वह डिफरेंट 3 और 4 है जबकि उनका एटॉमिक मास सेम 7 है, तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिनका एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का आपका 8 है और नाइट्रोजन का जो है वह 7 है, लेकिन दोनों ही केस में एटॉमिक मास जो है वह 15 सेम है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 18 आर्गन तथा 20 कैल्शियम, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास जो है वह 40 दोनों ही केस में सेम है। एक और बात हम लोग देखते हैं कि जितने भी आइसोबार्स हैं चूँकि उनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए सामान्य रूप से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वह डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आइसोटोन्स वैसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, इसका मतलब कि उनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी
डिफरेंट डिफरेंट होगा। चूँकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए निश्चित रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं 4 बेरिलियम 9 तथा 5 बोरॉन 10। दोनों ही स्थिति में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है तथा बोरोन का एटॉमिक मास 10 है। दोनों ही कंडीशंस में एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो है ही, प्रोटॉन की संख्या भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह सेम है। उसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ओके, AMU एटॉमिक मास यूनिट, किसी भी एक एटम का मास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का मास के बराबर होता है, उसे हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 मोल अर्थात उस AMU को एटॉमिक मास यूनिट को जब हम लोग ग्राम में बताते हैं या लिखते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। एवोगाद्रोज के हाइपोथेसिस के अनुसार एवोगाद्रोज लिखते हैं कि से 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एटम का 1 मोल अगर सब्सटेंस है तो उस 1 मोल सब्सटेंस में जितने भी एटम होंगे वह एटम एवोगाद्रोज की संख्या के बराबर होता है। और एवोगाद्रोज का संख्या का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस के अनुसार 1 मोल में 6.0225 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब कि 6.0225 × 10⁻23 पार्टिकल्स कार्बन के जो हैं उसका 1 मोल उसका वजन है आपके पास में 12 ग्राम। तो फिर एक पार्टिकल्स का मास कितना होगा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 AMU अर्थात 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। इसका मतलब कि एक पार्टिकल्स का जो वैल्यू है वह होगा 1/12 इंटू कार्बन 12 का मास अर्थात 12। और इस प्रकार से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का वैल्यू निकल करके आता है 1.0664 × 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब कि 1 अर्थात 1 AMU का वैल्यू होता है 1.6604 × 10⁻24 ग्राम। और इसे हम लोग केजी में भी व्यक्त कर सकते हैं और केजी में 1 AMU का वैल्यू होता है 1.6604 × 10⁻27 kg। उसी प्रकार से हम लोग इसको इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त कर सकते हैं। 931.48 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट युकावा साहब ने दिया था और उनका मानना था कि नेचर में सबसे अधिक मजबूत फोर्स जो है वह न्यूक्लियर फोर्स है। आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वह कूलम्ब्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ही अधिक हो रहा होता है। इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में युकावा के अनुसार उनका मानना था कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक पार्टिकल्स है जिसे पाई मेजॉन पार्टिकल्स कहते हैं। तो वह पाई मेजॉन पार्टिकल्स का काफ़ी तेज़ी से एक्सचेंजिंग हो रहा होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जिसके कारण इस न्यूक्लियर फोर्स का उत्पत्ति हुई होती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इन्होंने युकावा साहब ने इसे समझाने के लिए बड़ा ही खूबसूरत एक एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि 2 डॉग्स हैं और वो दोनों डॉग्स के बीच में एक बोन दे दिया जाए। अब उस बोन को एक वाला डॉग्स खींचेगा, जैसे ही एक वाले के पास पहुंचेगा दूसरा वाला डॉग जो है वह वापस लपक करके दूसरे उस बोन को वापस अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। यह दोनों के दोनों डॉग्स उस एक बोन्स के कारण एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं। ठीक उसी तरह से आप समझिए कि न्यूक्लियॉन्स डॉग्स जो है वह न्यूक्लियॉन्स है और बोन्स जो है वह पाई मेजॉन पार्टिकल्स है, जिसके कारण इस पाई मेजॉन पार्टिकल्स के आपस में न्यूक्लियॉन्स के बीच में
एक्सचेंजिंग होने के कारण ही न्यूक्लियर फोर्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। पाई मेजॉन पार्टिकल्स भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। जिस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों देखते हैं, उसी तरह से पाई मेजॉन पार्टिकल्स भी जो है वह एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इस पाई मेजॉन पार्टिकल्स का जो मास है वह सामान्य रूप से एक प्रोटॉन के मास से लगभग 220 टाइम्स अधिक है। उसी प्रकार से एक और हम लोग देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, बोसोन या हिंगिस बोसोन पार्टिकल्स, कॉमनली उसे गॉड डिनायर पार्टिकल्स या गॉड पार्टिकल्स भी कह रहे होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है वह एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। यह चार्ज से इंडिपेंडेंट है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वह नेचर में, अभी हम लोग तुरंत बात किए हैं कि वह नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह स्पिन डिपेंडेंसी है, यह स्पिन पर निर्भर कर रहा होता है। यह सैचुरेटेड फोर्स है। यह नॉन सेंट्रल फोर्स है, अर्थात यह सेंटर की ओर डायरेक्टेड नहीं है, बल्कि वह सेंटर से फ्री है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वह रिपल्सिव फोर्स भी शो करता है। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो है उसमें थोड़ी सी मात्रा में ही एक रिपल्शन शो करता है। इसे समझने के लिए हम लोग आइए इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं, देखते हैं। इस ग्राफ में सेंटर के पास में हम लोग एक न्यूक्लियस लेकर के रखे हैं और एक इस न्यूक्लियस को हम लोग बाहर से लेकर के नज़दीक की ओर आ रहे हैं। जैसे जैसे यह न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के नज़दीक में आ रहा है, वैसे वैसे इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। वह अट्रैक्टिव फोर्स जो है वह काम कर रहा है, वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। वह तब तक अट्रैक्ट करेगा जब वह मिनिमम डिस्टेंस पर हो, अर्थात उस मिनिमम डिस्टेंस पर इस अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू जो है वह मैक्सिमम है। इस मिनिमम डिस्टेंस पर इस अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू जो है वह मैक्सिमम है। अब इस न्यूक्लियस को इस मिनिमम डिस्टेंस से जब और नज़दीक ला रहे हैं उस न्यूक्लियस की ओर, तब हम लोग देख रहे हैं ग्राफ जो है वह ऊपर की ओर चढ़ रहा है और यह सडन ऊपर की ओर चलता है। अर्थात जैसे ही वह न्यूक्लियस मिनिमम डिस्टेंस से भी और कम डिस्टेंस पर पहुंच रहा होता है, तब इसके बीच में काफ़ी तेजी से एक रिपल्सिव फोर्स काउज करता है, जिसके कारण दोनों न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे से बहुत ही तेजी से एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसके पीछे का मेन कारण जो है वह है दोनों न्यूक्लियस में पाया जाने वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अर्थात प्रोटॉन। जब यह दूर थे तब उस दौरान इस प्रोटॉन के बीच में कोई विशेष रूप से रिपल्सिव फोर्स कार्य नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे यह मिनिमम डिस्टेंस के पास पहुंचे हैं, तब अब यहाँ से दोनों न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स, प्रोटॉन के कारण जो लग रहे हैं उसके बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और मिनिमम डिस्टेंस को से और भी जब कम होता है, तब यह रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण यह न्यूक्लियर फोर्स जो है वह अब अट्रैक्टिव न होकर के रिपल्सिव फोर्स शो करता है। लेकिन बेसिक तौर पे हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जो न्यूक्लियर फोर्स है वह नेचर में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। इस न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू बहुत ही अधिक होता है। इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स तथा कूलम्ब्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार Fg का वैल्यू जो है प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकल करके हम लोग पास में आता है G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई दोनों प्रोटॉन या दोनों न्यूक्लियस के बीच के दूरी का स्क्वायर, अर्थात R स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब आते हैं इस न्यूक्लियस के बीच या ये प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। तो Fe इक्वल टू K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू हम लोग 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। तो Fe इक्वल टू 1/4πε0 इंटू E इंटू E/r स्क्वायर या 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू E²/r²। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं और हम लोग प्राप्त करते हैं कि Fe/Fg इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू E²
जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर। इन सभी का मान रखने पर हम लोग को प्राप्त होता है Fe इक्वल टू 10⁻36 इंटू Fg। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स अधिक होता है। नेचर में सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वह न्यूक्लियर फोर्स है। ओके।